हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर सेकंड और वीडियो नंबर थर्ड। ये दूसरी यूनिट का तीसरा वीडियो है। और बेटे, इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आपको यहाँ आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप इससे पहले दो वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम या हेनरीज रूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के बारे में। तो सब ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। बेटे, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी गैस है और आपको उस गैस को घोलना है किसमें? द्रव में। तो किसी भी गैस की द्रव में घुलनशीलता बहुत सारे कारकों द्वारा या फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होती है। और बेटे, उन कारकों में से एक कारक हमने पढ़ा था दाब। और हमने उसमें क्या पढ़ा था बेटे? हमने पढ़ा था कि मान लो आपके पास एक सिलेंडर है इस तरह का, और उस सिलेंडर के अंदर आपने यहां तक भर रखा है द्रव। ये तो भरा हुआ है द्रव, कोई द्रव भर रखा आपने, और ऊपर इसके भरी हुई है गैस। यहाँ क्या भरी हुई है बेटे? गैस। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहाँ क्या भरी हुई है? गैस। और ये जो हमने ऊपर लगा रखा है बेटे, ये लगा रखा है एक पिस्टन। ये क्या है? एक पिस्टन लगा रखा है। तो हमने पढ़ा था कि यदि आप पिस्टन को दबाओगे तो इस गैस द्वारा द्रव पर लगने वाला दाब भी बढ़ेगा। बताओ, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बेटे, यदि आप इस पिस्टन को पकड़ के, जैसे हवा भरने का पंप होता है, ऐसे दबा दोगे नीचे की तरफ, तो बेटे पिस्टन को दबाओगे तो गैस के ऊपर दाब बढ़ेगा। और गैस के ऊपर दाब बढ़ेगा तो बेटे गैस किसके ऊपर दाब बढ़ाएगी? द्रव के ऊपर। और द्रव के ऊपर दाब बढ़ाएगी तो इस गैस की द्रव के अंदर घुलनशीलता बढ़ेगी या विलेयता बढ़ेगी। यह बात हमने पढ़ी थी। और बेटे, हेनरी ने भी इसी बात को बताया है। हेनरी ने कहा है, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। अब ध्यान दो तुम मेरी बात को। हेनरी ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो गैस जितना ज्यादा दाब लगाएगी उतनी ज्यादा घुलेगी किसके अंदर? द्रव के अंदर। पर यहाँ एक शर्त है कि ताप कैसा होना चाहिए बेटे? स्थिर होना चाहिए। ठीक है बेटे? तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख रहा मैं। हम लिख सकते हैं बेटे, स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता आपको क्या करना है बेटे? गैस को किसके अंदर घोलना है? द्रव के अंदर घोलना है। और ताप होना चाहिए स्थिर। ठीक है बेटे? आप घुलनशीलता कह दो या फिर विलेयता कह दो, एक ही बात है। विलेयता गैस के किसके समानुपाती होती है बेटे? दाब के। गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखो, यही बात मैंने चित्र में समझाई आपको। मैंने बेटे चित्र में क्या समझाया कि आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर आपने बेटे नीचे भर रखा है द्रव और ऊपर है गैस। गैस के ऊपर लगा हुआ है पिस्टन। पिस्टन पे यदि आप दाब बढ़ाओगे तो गैस के ऊपर दाब बढ़ेगा, और गैस के ऊपर दाब बढ़ेगा तो गैस द्रव की सतह पर अधिक दाब लगाएगी।
और गैस द्रव की सतह पर जितना ज्यादा दाब लगाएगी गैस उतनी ज्यादा घुलेगी किसके अंदर, द्रव के अंदर। ये बात ध्यान रखेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो हमें एक बात का पता चला, हम लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, m अनुक्रमानुपाती p। ठीक है बेटे, m अनुक्रमानुपाती p को आप, यदि मैं अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगा दूं तो बेटे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k और p। इस फार्मूले को देखो ध्यान से, m इज इक्वल टू के पी। ठीक है बेटे, इस फार्मूले में m पता क्या होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ, जहां m बराबर, m पता क्या है बेटे, m है घुली गैस की मात्रा। m क्या है, घुली गैस की मात्रा, कि हमारी जो गैस है वो कितनी मात्रा में घुल गई है किसके अंदर, द्रव के अंदर। P क्या है बेटे, P है साम्य पर गैस का दाब। P है बेटे गैस का दाब, और कौन सी अवस्था पर है, साम्य अवस्था पर। साम्य का मतलब पता क्या है बेटे, साम्य का मतलब है कि जब आप द्रव के ऊपर गैस को इकट्ठा कर रहे हो तो गैस किस में बदलेगी, द्रव में, यानी गैस किस में घुलेगी, द्रव में घुलेगी, और द्रव का कुछ अंश कहाँ जाएगा, गैस में। यानी कि संघनन और वाष्पन दोनों की क्रिया हो सकती है। यदि इन दोनों क्रियाओं का वेग बराबर है, यानी कि यदि मैं कहूं इसका वेग तो है v1 और इसका वेग है बेटे v2, जब दोनों क्रियाओं के वेग समान होते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं साम्य। क्या कहते हैं बेटे, साम्य। तो आपको ध्यान रखनी है यह बात कि गैस और द्रव के बीच यदि साम्य अवस्था है तो m इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटे, kp के, जहां m घुली गैस की मात्रा है और p क्या है बेटे, साम्य पर गैस का दाब। अब k क्या है यहाँ बेटे, k तो एक स्थिरांक है, इसे आप कह सकते हो समानुपाती स्थिरांक कह दो या नियतांक कह दो, एक ही बात है। आप समानुपाती स्थिरांक कह दो या फिर आप कह सकते हो समानुपाती नियतांक। अब एक स्टेप आगे चल रहे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, एक स्टेप आगे देखो। एक बात बता रहा मैं आपको, यदि हम डाल्टन के अनुसार चलें, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम तो पढ़ा ही है आपने बेटे, यदि हम डाल्टन के अनुसार चले ना बेटे, डाल्टन के अनुसार, तो डाल्टन ने बताया था कि किसी भी द्रव के अंदर जो गैस की विलेयता होती है ना, कोई भी द्रव है और उसमें आप क्या घोल रहे, गैस, द्रव के अंदर क्या घोल रहे, गैस घोल रहे, उसने बताया था कि गैस की विलेयता कह दो, या फिर आप कह दो विलेयता को उसने कहा था कि हम लिखेंगे मोल प्रभाज से। आप गैस की विलेयता कहो या गैस का मोल प्रभाज कहो, एक ही बात है। डाल्टन ने कहा था कि गैस की विलेयता मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं बेटे, गैस के आंशिक दाब पर। तो मैं यहां लिख रहा, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। डाल्टन ने कहा कि किसी भी गैस का आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा वो गैस द्रव के अंदर उतनी ज्यादा घुलेगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, दाब ज्यादा होगा तो गैस तो ज्यादा घुलेगी। भाई हेनरी भी तो इसी बात को कह रहा, हेनरी ने कहा कि गैस की, घुली गैस की मात्रा, देखो घुली गैस की मात्रा क्या है, m और दाब p है, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। चाहे तो आप m अनुक्रमानुपाती p लिख दो या फिर आप p अनुक्रमानुपाती m लिख दो, बात तो एक ही है। इसी तरीके से डाल्टन ने क्या बताई थी बात, डाल्टन ने बताई कि गैस की जो विलेयता या मोल प्रभाज है, विलेयता कह दो या घुलनशीलता कह दो या मोल प्रभाज कह दो, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं। यानी कि किसी भी गैस का दाब जितना ज्यादा होगा द्रव के ऊपर,
गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, किसमें बेटे? द्रव में घुलेगी उतनी ज्यादा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि किसी गैस की, ध्यान से देखियो सब बच्चे, किसी गैस की वाष्प अवस्था में, मान लो कोई गैस है और वो कौन सी अवस्था में है बेटे? वाष्प अवस्था में है। किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस का आंशिक दाब P कह दिया मैंने। लो, गैस का आंशिक दाब क्या है? P। किस पे निर्भर करेगा बेटे? गैस के मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज, आप मोल प्रभाज कह सकते हो, या मोल प्रभाज को आप कह सकते हो मोल भिन्न, या मोल अंश भी कहते हैं। मोल भिन्न कह दो या मोल प्रभाज कह दो, एक ही बात है। ठीक है बेटे, मोल भिन्न इसे आप कह सकते हो। देखो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, मैं निशान कैसा बना रहा, देखो एक तो ऐसे बनाया, फिर यूं खींच दिया गैस, इसका मतलब है चाई, CHI। देखो मैं यहां लिख रहा, मतलब इसे कहते हैं चाई, CHI ब्रैकेट में लिख दिया। वैसे तो इसे एक्स भी पढ़ सकते हो आप, यदि आप इसे यूं कहोगी ऐसे बना रखा हमने तो आप इसे एक्स भी पढ़ सकते हो। पर बेटे ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है चाई, इसे क्या बोलते हैं? चाई। और मोल प्रभाज के लिए प्रदर्शित किया जाता है बेटे चाई, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं, डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा कि किसी गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं। गैस की विलेयता या मोल प्रभाज किस पर निर्भर करते हैं? आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं। यानी दाब ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा घुलेगी द्रव के अंदर। इसलिए हम कह रहे कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होगा वो गैस के मोल प्रभाज के क्या होगा बेटे? समानुपाती तो बोलेंगे। मोल प्रभाज या मोल भिन्न एक्स गैस कह दो या चाई गैस कह दो के क्या होता है? समानुपाती, समानुपाती होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो आंशिक दाब P है वो समानुपाती है किसके? चाई गैस के, या फिर X गैस कह दो आप। तो इसे बोल लेंगे हम P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का निशान हटा के हमने इक्वल्स टू का लगाया तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा KH और इनटू चाई गैस। इस फार्मूले को ध्यान रखना है आपको, यह फार्मूला सब बच्चों के याद होना चाहिए बिल्कुल। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि P अपॉन KH इज इक्वल टू, P अपॉन KH कह दो या KH को सामने रखो, नीचे लिख दो आप चाई गैस इज इक्वल टू KH। इस फार्मूले को भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब यहाँ जो है बेटे KH पता क्या है? ये KH मैं लिख रहा हूं यहाँ, जहां KH होता है हेनरी स्थिरांक। क्या होता है बेटे? हेनरी स्थिरांक होता है KH। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, KH का मतलब क्या है? हेनरी स्थिरांक है KH का मतलब। अच्छा, KH के बारे में कुछ बातें हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो अच्छा एक बात समझो, हमने पढ़ा हेनरी का नियम या हेनरीज रूल। हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि घुलनशीलता समानुपाती है दाब के। यहाँ बराबर का निशान लगाया तो एक कांस्टेंट K लगा दिया। यहाँ M क्या है? घुली गैस की मात्रा। P क्या है? साम्य पर गैस का दाब। भाई दाब ज्यादा लगेगा तो गैस ज्यादा घुलेगी। और K क्या है? K तो एक कांस्टेंट है। तो डाल्टन के अनुसार यदि हम चलें, डाल्टन ने बताया कि गैस की विलेयता या मोल प्रभाज
विलेयता को वो मोल प्रभाज में देख रहा था डाल्टन। गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करते हैं, यानी दाब ज्यादा होगा तो घुलनशीलता तो ज्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा वो गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो दाब समानुपाती किसके है? मोल प्रभाज के। बराबर का निशान लगा के कांस्टेंट लगा दिया KH, और KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर अगली बात सिखा रहा। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, ये फार्मूला पढ़ा था हमने, P अपॉन चाई गैस, आप इसे चाई गैस कहो या एक्स गैस कहो, एक ही बात है, वैसे चाई बोलना चाहिए। P अपॉन चाई गैस, चाई का मतलब मोल प्रभाज, इज इक्वल टू KH। ये हेनरी का फार्मूला है। और बेटे इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, मैं अभी समझाऊंगा न्यूमेरिकल कैसा आता है। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। P क्या है बेटे? गैस का दाब है, जिसे आप कह सकते हो आंशिक दाब वाष्प अवस्था में। और चाई क्या है? मोल प्रभाज किसका? गैस का। अब देखो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में देख लें जरा। मैं सबसे पहली बात तो इसमें आपको एक बताऊंगा कि जो बेटे KH है ना, ये हेनरी स्थिरांक, KH का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है बेटे। KH का मान सभी गैसों के लिए कैसा होता है? अलग अलग। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, मतलब हर एक गैस के लिए KH का मान अलग अलग होगा। तो मैं लिख रहा अलग अलग होता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी सब बच्चों को कि हेनरी कांस्टेंट का मान सभी गैसों के लिए क्या होता है? अलग अलग। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, इसे जरूर ध्यान रख लियो, पेपर में आ सकता है। यदि KH का मान यदि अधिक है ना, मान लो आपके पास कोई गैस है और उस गैस के लिए KH का मान है अधिक, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि उस गैस की विलेयता कम होगी। विलेयता क्या होगी बेटे? उसकी कम होगी विलेयता। ये बात ध्यान रखियो। देखो यहाँ देखो आप, KH और विलेयता को ही तो मोल प्रभाज में बताया था। आप मोल प्रभाज कह दो या विलेयता कह दो, एक ही बात है। देखो हेनरी कांस्टेंट और मोल प्रभाज दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ये तो ऊपर है और ये नीचे है, और व्युत्क्रमानुपाती है तो साफ पता चल रहा है कि KH ज्यादा होगा तो घुलनशीलता कम होगी, और KH कम होगा तो घुलनशीलता ज्यादा होगी। तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। जो समानुपाती होते हैं वे तो ऐसे होते हैं कि दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। और जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वे होते हैं बेटे एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती तो हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी कि KH तो हेनरी स्थिरांक है, और X गैस क्या है बेटे? X गैस को आप कह सकते हो गैस का मोल प्रभाज। गैस का मोल प्रभाज है बेटे। और मोल प्रभाज को ही कहा था डाल्टन ने घुलनशीलता। वो घुलनशीलता को मोल प्रभाज में नाप रहा था डाल्टन बेटे। ध्यान रखियो कि डाल्टन मोल प्रभाज को किस लिए यूज कर रहा था? घुलनशीलता के लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। मान लो आप एक ग्राफ बना रहे इस तरह का, और ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। उसमें एक्स अक्ष पे तो ले रहे आप मोल प्रभाज, ईटा गैस। देखते रहो मैं कैसे लिखता हूं ईटा को। ठीक है, कुछ लोग इसे ईटा कहते हैं, वैसे इसका सही नाम चाई है, ध्यान रखेंगे। ये तो मोल प्रभाज ले लिया एक्स अक्ष पे, और बेटे वाई अक्ष पे हमने लिया आंशिक दाब। वाई अक्ष पे क्या लिया बेटे? आंशिक दाब। यदि इनके बीच ग्राफ खींचोगे ना तो ऐसा ग्राफ आएगा। और इस ग्राफ का यदि आप ढाल निकाल लो, इस ग्राफ का क्या निकाल लो? ढाल। ढाल को प्रवणता भी कहते हैं। मैथ में तो आप पढ़ते हो प्रवणता। तो यदि आप इसकी प्रवणता निकाल लोगे ना तो बेटे इसकी प्रवणता होगी हेनरी कांस्टेंट के बराबर KH के।
ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि यदि आप मोल प्रभाज और आंशिक दाब के बीच ग्राफ खींचते हो और आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो सरल रेखा के ढाल से या प्रवणता से क्या पता चलता है या क्या ज्ञात होता है? तो आप कहोगे क्या ज्ञात होता है? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है बेटे। अब एक चीज और समझनी, उसे समझ रहे हम। अब हमें समझना है हेनरी नियम की सीमाएं। अब हम समझेंगे बेटे हेनरी नियम की सीमाएं। अब हेनरी नियम की सीमाओं को समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बेटे हेनरी नियम है क्या। हेनरी का नियम क्या है हमने अभी पढ़ लिया पूरा, पर फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा रहा, ध्यान से समझिए। हेनरी ने बड़ी छोटी सी बात बताई हमें। हेनरी ने बताया कि यदि आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आपने नीचे भर रखा कोई भी द्रव जैसे पानी, और उसमें ऊपर है गैस, और गैस के ऊपर आप दाब बढ़ा रहे, तो गैस के ऊपर जितना ज्यादा दाब बढ़ाओगे, यानी कि गैस का द्रव के ऊपर जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा गैस द्रव के अंदर घुलेगी। सीधी सी बात है, गैस का दाब द्रव के ऊपर यदि ज्यादा है तो गैस ज्यादा ही मात्रा में घुलेगी द्रव के अंदर। इस चीज को कभी नहीं भूलना है, यही हेनरी का नियम है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाओं में सबसे पहली बात तो मैं लिखूंगा कि हेनरी नियम केवल निम्न शर्तों पर कार्य करता है। जो हेनरी का नियम है बेटे केवल निम्न शर्तों पर कार्य करेगा। नंबर 1 में यही लिख रहा बस। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी कि दाब बहुत अधिक, दाब जो है बेटे बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि यदि दाब बहुत अधिक होगा ना, मान लो दाब में आपको यूं कह रहा कि आपने 2 एटीएम या 3 एटीएम या 10 एटीएम कर दिया, यदि दाब बहुत ज्यादा आपने कर दिया तो हेनरी का नियम काम नहीं करने का है। देखो ये हमारे पास है सिलेंडर, और सिलेंडर में नीचे भरा हुआ है पानी, पानी लिख दिया मैंने, लो कोई भी द्रव भर दो वैसे तो, और ऊपर इसमें भरी हुई है गैस, ये गैस भरी हुई, यहाँ तो पानी है और बेटे यहाँ है गैस, और ये लग रहा हमारा पिस्टन। तो आप पिस्टन को दबाओगे ना, आप क्या करोगे पिस्टन को दबाओगे, और पिस्टन को जब आप दबाओगे तो इस गैस का क्या होगा, पानी के ऊपर क्या बढ़ेगा, दाब, और दाब यदि इसका बढ़ेगा तो गैस ज्यादा मात्रा में घुलेगी। इतना सीधी सी बात है। पर यह दाब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, पिस्टन यूं की उससे झूली गए पूरे पिस्टन पे, ऐसा नहीं करना है हमें। तो दाब बेटे बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यह बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, ताप बहुत कम न हो, मतलब ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यह भी बात ध्यान रखनी। यदि ताप बहुत कम होगा तो बेटे हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है। अब आ जाओ तीसरी बात पे। तीसरी बात, गैस जो आप घोलने जा रहे वो गैस विलायक में, यानी कि उस द्रव में जिसमें घोल रहे उसे तो कहोगे विलायक। गैस विलायक में जो गैस है वो विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। ठीक है, घुलनशील कह दो या विलेय कह दो, एक ही बात है। बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। यदि गैस जिसे आप घोलने जा रहे और बेटे वो विलायक यानी पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में घुलती है, तो ऐसी गैस पर हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखना है।
ठीक है। नंबर 4, गैस की आणविक अवस्था में, गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद, जब वो घुल जाएगी पानी में या द्रव में, घुलने के बाद ध्यान से देखियो जरा, कोई परिवर्तन न हो। ठीक है। अब देखो, समझो इस बात को। इन्होंने कहा कि गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई परिवर्तन न हो। मान लो मैं आपको यूं कह दूं, यार मेरे पास तो HCl गैस है, हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और इसे मैं पानी में घोलना चाह रहा। किसमें घोलना चाह रहा? पानी में। तो यहाँ तो HCl है, जैसे ही आप पानी में घोल दोगे आयनों में टूट जाएगी गैस, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ये यूं कह रहे कि गैस की आणविक अवस्था घुलने के बाद कोई परिवर्तन न हो, अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। घुलने से पहले तो HCl था, और घुलने के बाद बेटे क्या हो गया? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आयनों में तो टूट गया, आणविक अवस्था में तो परिवर्तन हो गया इससे। तो इसका मतलब जब HCl को आप पानी में घोल लोगे ना, तो उस जगह हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि HCl घुलने के बाद आयनों में टूट रही है। ठीक है। देखो लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, देखो ध्यान से, गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। ठीक है। और हमने सिखाया आपको पिछले वीडियो में कि HCl तो पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होती है। बेटे HCl पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील इसलिए ही होती है क्योंकि HCl पानी के साथ क्रिया कर लेती है। कोई भी गैस पानी में घुलनशील दो बातों को लेकर हो सकती है। मान लो कोई गैस है और वो पानी में बहुत ज्यादा घुल रही है, तो दो ही बातें हो सकती हैं बेटे। पहली बात, या तो वो पानी में घुल के आयनों में टूट रही होगी इसलिए घुल रही वो बहुत ज्यादा, और या फिर वो पानी के साथ बेटे क्रिया कर रही होगी इसलिए घुल रही वो बहुत ज्यादा। तो यहाँ ये बातें ध्यान रखनी है आपको, चारों बातें। देखो कौन कौन सी चार बात हुई। पहली बात, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। आप पिस्टन पे झूल ना जाइए यदि आपको हेनरी का नियम पढ़ना तो, नहीं तो दाब बहुत ज्यादा होगा, हेनरी का नियम काम नहीं करने का। हेनरी का नियम सीधा है कि दाब ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा घुलेगी। ठीक है। ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं कि कभी बहुत अधिक कर दो। नंबर 2, ताप बहुत कम न हो। बहुत कम टेम्परेचर होगा तो भी हेनरी का नियम बेटे काम नहीं करने का कम टेम्परेचर पर। नंबर 3, गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। गैस बहुत कम घुलने वाली होनी चाहिए द्रव के अंदर, जब हेनरी का नियम काम करता है। और बेटे नंबर 4 है, गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो आप इसे, फिर अगली बात बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा चलो एक हेडिंग लिखो, नोट। नोट हेडिंग लिख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। बेटे यदि मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास NH3 और HCl गैस है, बेटे NH3 और HCl गैस, दो गैस हैं मेरे पास। यूं बताऊं ये दोनों गैस पानी में अधिक घुलनशील होंगी या कम घुलनशील होंगी? अमोनिया और HCl गैस पानी में ज्यादा घुलती हैं या कम? तो आपका जवाब होगा कि दोनों गैसें बहुत ज्यादा घुलती हैं। घुलती है ना ज्यादा? क्यों घुलती हैं? क्योंकि ये पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं या फिर आयनों में टूट जाती हैं घुलने के बाद। तो मैंने आपको बताया कि NH3 व HCl गैस जो हैं वे जल में बेटे कैसी हैं? अधिक घुलनशील हैं। जल में अधिक घुलनशील हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों गैसें पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील हैं, तो बताओ ये गैसें पानी में घुलने के बाद या घुलते हुए हेनरी के नियम का पालन करेंगी या नहीं करेंगी? बताओ। आपका जवाब बिल्कुल सही है बेटे। उन बच्चों का जवाब सही है जो कह रहे कि हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगी, क्योंकि जो गैस
द्रव में बहुत ज्यादा या विलायक में बहुत ज्यादा घुलनशील होती है, वो हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है। तो जल में अधिक घुलनशील हैं, इसलिए ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करती हैं। हेनरी के नियम का पालन नहीं करती हैं, केवल तभी नहीं करती हैं जब इन्हें आप पानी में घोल दोगे, केवल तब। अच्छा, इस चीज को देखियो जरा। यदि मैं यूं कह दूं कि नोट का ये तो पहला पॉइंट है, नोट का दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं यहां से। मैंने कहा कि चलो यही दो गैस ले ली, NH3 व HCl गैस, यही ले ली बेटे दोनों गैस। और मैं यूं कह रहा कि यार इस बार इन्हें बेंजीन के बारे में बताओ कि बेंजीन C6H6 होता है ना बेंजीन का फार्मूला। ये दोनों गैसें बेटे बेंजीन में कम घुलनशील हैं। बेंजीन में क्या है बेटे, ये कम घुलनशील हैं दोनों गैसें। अब बताओ, पानी में तो ये बहुत ज्यादा घुलनशील थी और बेंजीन में है ये कम घुलनशील। तो बताओ बेंजीन में घुलने पर हेनरी के नियम का पालन करेंगी या नहीं करेंगी? तो आप कहोगे जी करेंगी, क्योंकि गैस कम घुल रही, जो भी गैस कम मात्रा में घुलती है वहां हेनरी के नियम का पालन होता है पूरा पूरा। तो अमोनिया और HCl गैस बेंजीन में कम घुलनशील हैं, और जब कम घुलनशील हैं इसलिए ये हेनरी के नियम का, हेनरी के नियम का क्या लिखेंगे बेटे, पालन करती हैं। हेनरी के नियम का पालन करती हैं। ठीक है बेटे, यहां ये हेनरी के नियम का पालन करेंगी। अच्छा चलो अगली हेडिंग देखो। ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जो गैस ज्यादा घुलनशील है या घुलने के बाद क्रिया कर लेती है द्रव के साथ, या ताप बहुत कम है, या दाब जरूरत से ज्यादा है, चार बातें पढ़ाई मैंने अभी आपको, वहां हेनरी का नियम बिल्कुल नहीं लगने का। और जगह हेनरी का नियम लगेगा। और हेनरी का नियम बड़ा सिंपल है कि दाब बढ़ाओगे गैस का तो गैस की द्रव के अंदर घुलनशीलता बढ़ेगी। यही तो है बेटे हेनरी का नियम। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग पे हम चल रहे, हम कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख लें हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग सीख रहे, चलो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। और बेटे सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आता है पेपर में। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तो मैं सबसे पहला अनुप्रयोग आपको बता रहा हूं, पहले समझा दूं फिर उसके बारे में लिखवा दूंगा, ठीक है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, हेनरी का नियम सब बच्चों के समझ में आ गया या नहीं आया? हेनरी ने एक सिंपल सी बात बताई कि यदि गैस का दाब द्रव के ऊपर बढ़ेगा तो गैस की घुलनशीलता भी बढ़ेगी, ज्यादा घुलेगी गैस। तो हम सबसे पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे कि मान लो हमारे पास ये पहाड़ है, यह है पहाड़, ठीक है। पहाड़ की शक्ल चाहे कैसी भी हो, है यह पहाड़ी। और यह हमारा पृथ्वी तल है बेटे, पृथ्वी की सतह है पृथ्वी तल, और वो है पहाड़। तो आप मुझे एक बात बताओ कि यदि आप पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाओगे, आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पृथ्वी से जितना ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब, जिसे आप कहते हो ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या वायु दाब, वायु दाब तो बेटे घटता है ना, पता है आपको क्या होता है, घटता है। ये बात आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि धरती से जितना ज्यादा ऊपर की तरफ आप हवा में जाते रहोगे वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। ठीक है बेटे, अब देखो ध्यान से, यह हमारी धरती है, यह एक पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और यह है एक आदमी बेचारा जिसे आप कहते हो पर्वतारोही, ठीक है, या माउंटेन क्लाइंबर। पर्वतारोही यहाँ है,
यहाँ इसकी बॉडी के ऊपर दाब लग रहा है 1 atm, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब। यहाँ तो इस पे नॉर्मल दाब लग रहा, जितना आपके ऊपर लग रहा है या मेरे ऊपर लग रहा। अब ये क्या हुआ, चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर ये पहुंच गया यहाँ, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर पहुंच गया यहाँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो आदमी पहाड़ के ऊपर बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो बताओ दाब घट जाएगा या नहीं? वहां तो वायुमंडलीय दाब बहुत कम होगा। पहाड़ से जितना ऊपर आप जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब उतना घट जाएगा। और बेटे मुझे एक बात बताओ, इस वायुमंडल में ही तो ऑक्सीजन गैस है, और वो ऑक्सीजन गैस ही तो हमारे फेफड़ों में जाकर खून में घुलती है। और यदि हमारे खून में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो हम बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे, यदि ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। और यदि वो पर्वतारोही यहाँ से जब वो चढ़ना शुरू कर रहा तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। वो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, धरती के तल से जैसे ऊपर उठता चला गया, वायुमंडलीय दाब या यूं कह दो कि ऑक्सीजन का दाब उतना ही घटता चला गया। और हेनरी यूं कह रहा कि जब दाब घटेगा तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता खून में घटेगी। तो जो पर्वतारोही या पहाड़ों पे ऊंची जगहों पर रहने वाले लोग होते हैं, वहां ऑक्सीजन का दाब या वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है बेटे। और जब दाब कम होगा तो उनके खून में ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है बेटे, घट जाती है। और जब ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटेगी तो उनके खून में ऑक्सीजन का परसेंटेज या मात्रा घटेगा, और ऑक्सीजन का मात्रा उनके खून में घटेगा तो उनके अंदर कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। क्लियर हो गया? ये हेनरी के नियम से ही तो हमें इस बात का पता चला। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं लिखवा दूं कि क्या है पहला अनुप्रयोग हेनरी के नियम का। हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग ये है बेटे कि यदि आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे, मान लो कोई भी है अधिक ऊंचाई पर, मान लो हम या कोई भी अधिक ऊंचाई पर जा रहा है या रह रहा है, अधिक ऊंचाई पर बेटे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है बेटे, कम होता है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है, कम। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत कम होता है। तो इसलिए आरोहक जो होते हैं ना, आरोहक जिन्हें आप कहते हो क्लाइंबर, चढ़ने वाले या क्लाइंबर्स हैं, माउंटेन क्लाइंबर, उनके खून में या उनके रुधिर में क्या होगा बेटे, उनके रुधिर में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटेगी, या फिर यूं कह दो कि ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी बेटे, कमी। आपको बता दिया जब दाब घट गया तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी घटेगी ना। तो ऑक्सीजन की जब कमी आएगी, इसलिए उन्हें क्या होगा, ऑक्सीजन की जब उनके बॉडी के अंदर, खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो उन्हें कमजोरी महसूस होगी, वीकनेस फील करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कमजोरी को महसूस करेंगे। और इस रोग का नाम है एनॉक्सिया। इस रोग को जब कमजोरी महसूस होती है तो उसे कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया बना डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, खून में ऑक्सीजन की कमी से एक बीमारी बनी। इस रोग का नाम आप कह सकते हो एनॉक्सिया। बताओ समझ में आया क्या पहला अनुप्रयोग? अब आ जाओ आप दूसरे पे। दूसरी बात देखो, मुझे एक बात बताओ कि ये हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, ठीक है, कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक है, आपकी मर्जी है। इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने यहां तक भर दी, बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक भर दी, ये सारा क्या है, द्रव पानी है, सोडा वाटर है। अब आप इसके ऊपर क्या लगाना चाह रहे, ढक्कन। इसे ढक्कन लगाओगे नहीं, इसे सील टाइट करोगे, ढक्कन लगाओगे इसके ऊपर। तो ढक्कन लगाने से पहले एक बात ध्यान रखी जाती है कि इसके अंदर भरी जाती है CO2 गैस, और CO2 गैस को भरकर आप बहुत ज्यादा दाब पर इस ढक्कन को बंद करोगे। CO2 गैस होनी चाहिए खाली जगह में और दाब होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि दाब जितना ज्यादा लगा के आप ढक्कन को बंद करोगे, CO2 उतनी ही, यहाँ CO2 ही तो है खाली जगह में,
CO2 उतनी ज्यादा कहाँ घुलेगी? कोल्ड ड्रिंक में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोल्ड ड्रिंक में CO2 जितनी ज्यादा मात्रा में होती है, कोल्ड ड्रिंक उतनी ही ज्यादा मजेदार लगती है। बताया था ना बेटे। तो देखो, हमें एक बात समझ में आई, दूसरा अनुप्रयोग हमारी समझ में आ गया कि हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग क्या है। हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है बेटे, जो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक होती है ना, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक कह दो, एक ही बात है। CO2 की घुलनशीलता बढ़ानी, सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता, सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए सोडा वाटर में किसकी घुलनशीलता बढ़ानी बेटे? CO2, क्योंकि CO2 से ही मजा आता है उसे पीने में, कोल्ड ड्रिंक को। तो क्या करते हैं, जो बोतल होती है ना, बोतलों को उच्च दाब पर, हाई प्रेशर होना चाहिए, उच्च दाब पर बंद करते हैं। यदि आप बोतल को बहुत अधिक दाब पर बंद करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में घुलेगी, और ज्यादा मात्रा में घुलेगी तो कोल्ड ड्रिंक में जितना ज्यादा CO2 होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने में उतना ही मजा आएगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे अनुप्रयोग पे। यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको यूं कह रहा कि बेटे ये एक समुद्र है। क्या है? समुद्र। और यह है समुद्र का तल, यहाँ तक पानी भरा हुआ समुद्र है, यहाँ सारे में पानी है समुद्र में। और यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ समुद्र के किनारे, उसने क्या कर रखा, वो अंदर जाने वाला है और उसने अपने कमर पे बांध रखा है एक सिलेंडर, जिसे आप कहते हो ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या कहते हो बेटे? ऑक्सीजन सिलेंडर इसने बांध रखा है, और इस ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। तो यहाँ तो इसकी बॉडी पे जो दाब लग रहा ना बेटे, बॉडी पे जो ATM लग रहा, वायुमंडलीय दाब लग रहा, वो 1 ATM है। क्या है? 1 ATM। और जैसे ही ये इसमें जंप मारेगा और यहाँ पहुंचेगा बिल्कुल नीचे, समझते रहियो ध्यान से, समुद्र में जितनी गहराई पे जाएगा दाब उतना बढ़ेगा, क्योंकि आप पढ़ते हो P = HDG, यह फार्मूला फिजिक्स में पढ़ते हो आप। H का मतलब क्या है? गहराई तो है। पानी में जितने गहराई पे जाएगा कोई भी बंदा, उतना ही ज्यादा दाब बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो बंद ही रखा है इसकी कमर पे, और ये पहुंच गया समुद्र की गहराई में। जब ये बेटे समुद्र की गहराई में पहुंच गया तो क्या हुआ कि दाब बहुत ज्यादा बढ़ गया, और दाब जब बढ़ा तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ये गैस है, इन गैस की खून में घुलनशीलता इसके बढ़ेगी, इसके खून में घुलनशीलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसके खून में बेटे जब ये समुद्र की गहराइयों में होगा, उस समय इस गोताखोर, कहते हैं इसे गोताखोर, ठीक है, तो गोताखोर के ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाएगी, खून में बहुत ऑक्सीजन, और इसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। ऐसा लगेगा यार समुद्र से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वहां दाब जितनी गहराई पे जा रहा, दाब उतना ज्यादा बढ़ रहा, और दाब जितना ज्यादा बढ़ रहा, इसके खून में ऑक्सीजन की घुलनशीलता उतनी बढ़ रही, नाइट्रोजन भी घुलती जा रही, ऑक्सीजन भी। हालांकि ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है, पर अब क्या हुआ, यहाँ तो इसे बहुत अच्छा लग रहा। मुझे यूं बताओ, इसे वापस तो आना ही है, वापस आएगा निकल के, ठीक है। जब ये वापस आके दोबारा खड़ा हुआ ना, यहाँ यहाँ सुनियो ध्यान से, समुद्र से बाहर निकल के यहाँ खड़ा हुआ, तो समुद्र से बाहर निकल के जैसे ही ये खड़ा हुआ बेटे, तो हुआ क्या, यहाँ तो दाब फिर घट गया, नीचे तो बहुत ज्यादा दाब था, इसके खून में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, मजे आ रहे थे इसके। अब जैसे ही वो बाहर आके खड़ा हुआ तो क्या होगा इसके साथ, यहाँ दाब घट गया, और दाब घट गया, इसके खून की नलियों में ऑक्सीजन है बहुत सारी, नाइट्रोजन है बहुत सारी, और दाब घट गया, तो खून की नलियों में, खून में जो घुली हुई दोनों गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी घुलनशीलता एकदम घट जाएगी। और जब उनकी खून के अंदर घुलनशीलता घटेगी ना, तो खून के अंदर से नलियों में इनके नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बनेंगे,
क्या बनेंगे बेटे? बुलबुले। और वे बुलबुले इसकी खून की नलियों में जगह जगह इकट्ठे होंगे, जगह जगह इकट्ठे। और वे बुलबुले जब बेटे जगह जगह इकट्ठे होंगे तो पूरी बॉडी में एक भयंकर दर्द होगा, भयंकर दर्द। ठीक है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं बैंड या गांठे पड़ना। ठीक है। जब हमारे खून में ऑक्सीजन की घुलनशीलता अचानक से घट जाती है तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटी तो ऑक्सीजन खून में घुलने की नहीं है, और जब खून में नहीं घुलेगी तो बेटे वो ऑक्सीजन क्या होगी, खून के बाहर बुलबुलों के रूप में नलियों में इकट्ठी होती रहेगी, और जिस जगह वो इकट्ठे होंगे वे गैस के बुलबुले, उस जगह बेटे बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये नॉर्मली घरों में भी देखी जाती है प्रॉब्लम। ज्यादातर जिनकी एज 40 प्लस होती है, 40 से ज्यादा, उन लोगों को क्या होता है कि मेरे तो हाथ में बाई का दर्द हो रहा, मेरे तो टांग में बाई का दर्द हो रहा, मेरे तो कंधे में बाई का दर्द हो रहा। तो बेटे बाई का मतलब पता क्या है? बाई का मतलब है ऑक्सीजन की खून में घुलनशीलता का अचानक से घट जाना, जिसके कारण घुली हुई ऑक्सीजन का बुलबुलों के रूप में शरीर के किसी भी हिस्से में नलियों में बुलबुलों के रूप में ऑक्सीजन का इकट्ठे हो जाना, और इसी से होता है बाय का दर्द। ठीक है। उसके भी बहुत सारे रीजन है कि क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैंने आपको काफी हद तक हिंट दे दिया कि इस गोताखोर को जब ये नीचे जाएगा तो इसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि नीचे दाब ज्यादा तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता ज्यादा, पर जैसे ये वापस लौट के आएगा इसकी हो जाएगी बहुत बड़ी समस्या खड़ी, जिसे कहते हैं बैंड या गांठे पड़ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या करें भाई? इसका सॉल्यूशन पता बेटे क्या करना चाहिए कि आप जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, इसके साथ हीलियम गैस भी भर दो थोड़ी सी मात्रा में। यदि आपने इसमें हीलियम गैस भर दी ना तो हीलियम के कारण इन दोनों गैसों की, इन सारी 3 गैस होगी अब, इनकी घुलनशीलता बेटे खून में कम होगी। यदि वो नीचे जाएगा तब भी इतनी ज्यादा नहीं घुलेंगी, और बाहर निकल के आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हीलियम गैस भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर में जरूर भरनी चाहिए। ठीक है बेटे। अब देखो इसके बारे में लिख लें थोड़ी बात, ध्यान से देखेंगे सब, बिल्कुल ध्यान से। समझ में तो आ गया होगा आपके कि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बेटे कि गहरे समुद्र में दाब अधिक होता है। गहरे समुद्र में दाब क्या होता है? अधिक। फिजिक्स में पढ़ते हो P इज इक्वल टू HDG। गहरे समुद्र में दाब अधिक होता है। और ये जो गोताखोर होते हैं ना बेटे, गोताखोर, ये गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं सिलेंडर, कमर पे बांध के क्या ले जाते हैं? सिलेंडर, जिसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये गैसें भरी होती हैं उनके सिलेंडर में। तो ये दोनों गैसें जो हैं इनकी घुलनशीलता या विलेयता कह दो, घुलनशीलता रुधिर में अधिक होगी, खून में अधिक घुलेंगी। जब वो समुद्र की गहराई में होगा तो इन गैसों की घुलनशीलता क्या होगी? अधिक होगी। और जब इन गैसों की घुलनशीलता बहुत अधिक होगी तो उसे बहुत अच्छा महसूस होगा, वो सोचेगा कि यार समुद्र से बढ़िया तो जगह ही नहीं है कुछ भी। परंतु जब वो बाहर आएगा, समुद्र से निकल के बाहर आ गया बेटे, जब वो बाहर आएगा तो उसके साथ क्या होगा? हमने लिखा परंतु बाहर आने पर, बाहर आने पर जब वो बाहर आ गया तो क्या होगा? दाब फिर घट जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब तो घट गया, दाब हो गया कम। और जब बेटे दाब कम हो गया तो क्या होगा? गैसों की घुलनशीलता क्या हो जाएगी? कम। गैसों की दाब घटने पर गैसों की घुलनशीलता क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी। और जब गैसों की घुलनशीलता कम हो जाएगी तो क्या होगा बताओ? तो गैस के बुलबुले बनेंगे, गैस के बुलबुले उसकी खून की नलियों में बनेंगे,
खून की नलियों में गैस के बुलबुले इसलिए बने क्योंकि उनकी घुलनशीलता घट गई खून के अंदर गैस होगी, तो उसके बॉडी के अंदर भयंकर दर्द होगा, भयंकर दर्द, खतरनाक दर्द। और इस दर्द को कहते हैं गांठें पड़ना। गांठें, गांठें, गांठें ही लिख लो, और गांठें पड़ना कह दो, या फिर आप कह सकते हो बैंड्स। इन्हें बैंड्स भी कहते हैं, ध्यान रखनी है आपको कि इन्हें जो है बैंड्स भी कहते हैं, BENDS। कई बार क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के फील्ड पे भी बैंड्स पड़ जाते हैं कि वे खेल रहे बैटिंग करने के लायक, इसे तो बैंड्स हो गए इसे तो, और इसे रिटायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इससे बचने का तरीका ये है कि आपका जो सिलेंडर है ना, जो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हो, उस सिलेंडर में आपको ये गैसें भरनी चाहिए। नाइट्रोजन तो होनी चाहिए, ऑक्सीजन तो होनी चाहिए, उसके साथ थोड़ी सी क्या भर दो, हीलियम। अब हीलियम भरने से क्या होगा, हीलियम भरने से ऐसा होगा कि इनकी जो घुलनशीलता होगी ना बेटे, गैस होगी, घुलनशीलता किसमें, खून में, इनकी घुलनशीलता कम हो जाएगी। जब वो समुद्र में जाएगा गोताखोर, तो उसके खून में कम घुलेंगी ये गैसें, और जब कम घुलेंगी तो बाहर जब निकल के आएगा तो वे गैसें बाहर भी कम निकलेंगी, क्योंकि वे घुली ही नहीं है खून में, तो बुलबुले बनने के ही नहीं है, उसे प्रॉब्लम होने की नहीं है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली बात कर रहा है इसके बारे में। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? मिटा दो बेटे। देखो बेटे, हेनरी के नियम पर किस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में आ सकते हैं, ध्यान देंगे सब बच्चे। देखो, दो सिंपल से हमने न्यूमेरिकल लिए। देखो, पहला है, यदि H2S गैस की जल में FTP पर विलेयता 0.195 m हो, m का मतलब मोललता होता है, यानी कि मोल प्रति किलोग्राम, तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। पहले तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें हम। इन्होंने कहा कि H2S गैस की जल में, तो हम इधर तो लिखेंगे H2S गैस, यहां से सॉल्व कर रहे हैं हम इसे, इधर तो H2S लिख दिया और इधर लिख दिया हमने जल। ठीक है, इन्होंने कहा H2S गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 m है। इसका मतलब H2S के इतने मोल 1 किलोग्राम पानी में घुले हुए हैं, क्योंकि स्मॉल m का मतलब होता है मोललता, और बेटे मोललता का मतलब होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो इसके मोल हमें पता है N1, N1 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, किसके, H2S के मोल हमने N1 मान लिए, कितने हैं, 0.195, ये तो मान लिए हमने इसके मोल। ये तो दे ही रखे, जब मोललता दे रखी तो इसका मतलब मोल प्रति किलोग्राम है। और बेटे इतने मोल 1 किलोग्राम पानी में घुले हुए हैं, इसका भार हमें पता है पानी का कितना है, 1 किलोग्राम। बेटे 1 किलोग्राम को आप कह सकते हो 1000 ग्राम, ये पानी का भार है। मोल प्रति किलोग्राम का मतलब ही होता है स्मॉल m या मोललता। और मुझे ये बताओ, पानी का अणुभार कितना होता है? पानी का अणुभार होता है 18। कितना होता है बेटे? 18 होता है पानी का अणुभार। क्योंकि जब H2O का आप अणुभार निकाल लोगे तो दो तो हो गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1, प्लस 1 हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 16, 16 और 2 कितने हो गए बेटे, 18। आप ध्यान रखेंगे कि H2O का अणुभार कितना होता है, 18। सब बच्चों को याद होना चाहिए। अब देखो, जब हमें इसका भार पता है, अणुभार पता है, तो इसके मोल तो निकल ही जाएंगे N2। मोल कैसे निकलेंगे, भार बटे अणुभार से। चलो कैपिटल W लिख दो, भार बटे अणुभार। भार है इसका 1000 ग्राम और अणुभार है इसका 18। तो जब आप 1000 को 18 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 55.55। ठीक है, इतना ही आता है, ये तो याद भी रहता है, कुछ बच्चे इसे याद कर लेते हैं कि 55.55। अब हमें मोल H2S के मोल कितने हैं, 0.195, और पानी के कितने हैं, 55.55। तो बेटे आप कुल मोल तो निकाल लोगे, एन टी माने टोटल, टोटल निकालने तो N1 प्लस N2 कर दो। N1 कितना है बेटे, इसके मोल कितने हैं,
0.195 और पानी के कितने हैं 55.55। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल मोल निकल जाएंगे आपके पास। इन्हें जब जोड़ोगे तो 55.745 आ जाएंगे, कुल मोल आ गए। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, कुल मोल निकाल लिया हमने। अब आपको क्या निकालना है, इसका मोल प्रभाज निकालना है H2S का। ध्यान रखना है क्या निकालना बेटे, मोल प्रभाज, जिसे कहते हैं चाई, या कुछ लोग कहते हैं ईटा, या कुछ लोग कहते हैं एक्स। आपको इसका H2S का मोल प्रभाज निकालना है। जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल तो लिखो ऊपर और बटे में लिखो कुल मोल। इस तरह निकलता है मोल प्रभाज। तो बताओ कितने मोल हैं इसके, 0.195 और बेटे कुल मोल कितने हैं 55.745। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट इसे कर लेना, 0.0035 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, H2S का मोल प्रभाज। और हमें निकालना क्या है, देखो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, हमें KH निकालना है। तो हम बेटे फार्मूला लगा देंगे, KH इज इक्वल टू P अपॉन चाई गैस। गैस कह दो या H2S कह दो या खाली चाई लिख दो या एक्स लिख दो या ईटा, कुछ भी कह दो आप इसे, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। ये निकल जाएगा KH इज इक्वल टू, KH तो निकालना है, P कितना दे रखा है बेटे STP पर, P दे रखा है इन्होंने STP पर। ध्यान रखना है कि STP पर P का मान कितना होता है 0.987 बार। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि STP पर P का मान आप 0.987 बार ही लिखेंगे। ये दे रखा ना यहाँ STP पर, ठीक है। और हमें मोल प्रभाज हमने निकाल लिया इसका 0.0035। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बेटे, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 282। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, दूसरे क्वेश्चन में कहा कि 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणा 10⁵ मिलीमीटर Hg है। 298 केल्विन तथा 760 मिलीमीटर Hg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता बताओ। ठीक है, विलेयता कह दो या मोल प्रभाज कह दो, एक ही बात है। विलेयता कह दो या मोल प्रभाज कह दो, ठीक है। अब मुझे बताओ KH दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा KH 4.27 गुणा 10⁵ कितनी है 5 मिलीमीटर Hg, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दाब दे रखा, ये दे रखा दाब कितना दे रखा बेटे 760 मिलीमीटर Hg, 760 मिलीमीटर Hg दे रखा है इन्होंने दाब। तो हमें बतानी है विलेयता। आप विलेयता कह दो या विलेयता नहीं कहते या लिख लो, या कह दो आप मोल प्रभाज। विलेयता कह दो या फिर मोल प्रभाज कह दो, जिसे आप कहते हो चाई, ब्रैकेट में लिख दिया। ये बताना हमें चाई कितना होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बस फार्मूला लगाना आपको बता चाई इज इक्वल टू P अपॉन KH, हेनरी का फार्मूला है। आप चाहे यहाँ गैस लिख सकते हो, मीथेन लिख सकते हो, गैस लिख सकते हो। P भी दे रखा इन्होंने और KH भी दे रखा। P कितना दे रखा बेटे, P कितना दे रखा 760 मिलीमीटर Hg, 760, और KH कितना दे रखा बेटे 4.27 गुणा 10⁵5। तो आप इन्हें कैलकुलेट कर लियो 10 तो बेटे जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा लगभग 178 बार, करके देख लेना आप। ये आ जाएगा
178 गुणा 10 की घात माइनस की 5, 10 की घात +5 उधर जाके होगी, ऊपर जाके -5। यदि आप इसे मानक रूप में लिखना चाह रहे तो दशमलव को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1.78 गुणा 10 की घात -5 और घात 2 अंक सर की तो प्लस की 2, 1.78 गुणा 10 की घात माइनस के कितने बचेंगे 3। एक आंसर ये आ गया आपका। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? आ जाऊं सामने? तो उम्मीद है कि हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और हेनरी के नियम पर न्यूमेरिकल, ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, पक्का करके जाना है पेपर में। और आपको उन बच्चों की भी हेल्प करनी है जो ट्यूशन नहीं लगा सकते किसी भी कारण से, या तो उनके पास पैसों की कमी है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और या फिर उनके अच्छे सेंटर्स उनके घर से बेटे बहुत दूर हैं। तो ऐसे बच्चों को जरूर आप इन्फॉर्म करो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।